वेलकम दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है। तो एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो अब तक आपने सुना कि 18 साल की जासमीन को उसकी माँ अलीना बहुत टॉर्चर करती थी, इसीलिए जास्मीन अपना घर छोड़कर भाग गई थी। जास्मीन की माँ ने जब जास्मीन को ढूंढा तो जास्मीन प्रेग्नेंट थी और उसने किसी अनजान इंसान के बच्चे को जन्म दिया। जास्मीन को खुद पता नहीं था कि वो बच्चा किसका था, लेकिन वो उस बच्चे को पालना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल से वो बच्चा चोरी हो गया। फिर जैस्मिन की सौतेली माँ अलीना जैस्मिन की शादी प्रशांत नाम के एक एनआरआई से करना चाहती थी, लेकिन जासमीन अपने बेटे का साथ छुपाकर शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर फिर से भाग गई। 5 साल तक जास्मीन अपने बेटे को ढूंढती रही। एक दिन जब वो एक मूवी में शूटिंग कर रही थी तो उसे एक 5 साल की बच्ची मिली जिसे जान का खतरा था। एक नकली स्टंटमैन उस बच्ची को जलती हुई कार में बैठाकर भाग गया था और अब सभी उस स्टंटमैन को ढूंढ रहे थे। अब आगे डायरेक्टर चिल्लाया, अरे जाकर उन्हें ढूंढो, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। फिर डायरेक्टर रुका और बोला, 1 मिनट, वो नया स्टंटमैन कहाँ है जिसने कार चलाई थी? डायरेक्टर के पूछने पर वहां फिर सन्नाटा पसर गया। डायरेक्टर फिर चिल्लाया, कहाँ है वो? अरे अगर ये सोची समझी साजिश है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऊपर से इसके माँ बाप का ही कुछ पता ही नहीं। एक आदमी ने डायरेक्ट की बात सुनी तो वो अचानक कुछ याद करते हुए बोला, हाँ याद आया सर, मैंने उस स्टंटमैन को भागते हुए देखा था। मुझे लगता है कि ये सब प्री प्लान था। उस नए स्टंटमैन ने कोई शूटिंग नहीं की थी। वो या तो जैस्मिन को नुकसान पहुंचाने आया था या उस लड़की को मारने आया होगा। उस शख्स की बातें सभी को अच्छी लगी, वहीं जैस्मिन भी ये सुनकर लड़की के लिए डर गई। फिर डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन, तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? जैस्मिन ने डायरेक्टर की बात का जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके किस दुश्मन ने ऐसा किया है, और रोजलीना और अलीना भी उनकी दुश्मन थीं। लेकिन बिना सबूत के जैस्मिन उन्हें दोष नहीं दे सकती थी। लेकिन उसने सोचा था कि अगर उसे पता चल गया कि उसके साथ ये सब किसने किया है तो वो उनसे बदला जरूर लेगी, क्योंकि आज किसी की मूर्खता की व्याह से उस बच्ची के साथ कुछ भी भयानक हो सकता था। जैस्मिन को उस लड़की के लिए बहुत की बुरा लग रहा था। बुरा महसूस करते हुए उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसका माथा चूम लिया। फिर वो ईश्वरी को गोद में लेकर घूमने लगी। डायरेक्टर ने उससे कहा, जैस्मिन, ये तौलिया लो। जैस्मिन ने वो तौलिया लिया और उसमें ईश्वरी को लपेटकर उसे पोंछने लगी। फिर उसने डायरेक्टर से पूछा, क्या इसके माता पिता की तलाश की जा रही है? क्यों? जैस्मिन, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, डायरेक्टर ने गुस्से में कहा। तभी अचानक बहुत सारे लोग वहां आ गए और उन्होंने एक एक क्रू मेंबर को पकड़ लिया। ये देखकर वे सभी बहुत घबरा गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने डायरेक्टर को भी पकड़ लिया था। सभी क्रू मेंबर्स डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन काले कपड़े पहने उन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली और उन सभी लोगों के माथे पर लगा दी, जिससे अब किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। केवल जैस्मिन ही थी जिसको किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया था, मगर फिर भी चारों ओर अफरा तफरी देख जैस्मिन घबरा गई। साथ ही वो बहुत हैरान भी हुई कि उसे पकड़ने कोई क्यों नहीं आया। तभी उसे इतने शांत वातावरण में उसकी ओर कुछ कदम बढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर एक आदमी को देखा जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसे दूर से ही देखने से पता चल रहा था कि वो काफी हैंडसम होगा। जैस्मिन भी उसे देखने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उसके गोद में लिपटी ईश्वरी ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी ओर बढ़ते हुए आदमी को देखकर कहा, भैया। ऐसा करके उसने अपने हाथों को आगे किया। जैस्मिन ने जब ये देखा कि वो बच्ची उस शख्स को जानती है तो उसने आगे बढ़कर ईश्वरी को उस आदमी की गोद में पकड़ा दिया। उस आदमी ने ईश्वरी को गोद में लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। ये कंफर्म करने के बाद कि बच्ची बीमार नहीं है तो उसने मुस्कुराकर जैस्मिन को देखते हुए कहा, थैंक्स। फिर उसने उस बच्ची से कहा, ईश्वरी, आप भी इन आंटी को थैंक्स करो। ईश्वरी ने ये सुनकर पूछा, क्या इन्होंने मेरी जान बचाई है भैया? उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा। ईश्वरी ने ये सुन मुस्कुराकर जैस्मिन की ओर देखा और उससे कहा, सुंदर दीदी, यहाँ आइए। उसकी प्यारी आवाज सुनकर जैस्मिन उसके पास आई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक छोटी बच्ची के उसे सुंदर कहने पर वो क्या कहे। तभी ईश्वरी ने जैस्मिन के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डालकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, थैंक यू सुंदर दीदी। वैसे सुंदर दीदी, मेरा नाम ईश्वरी है, और आपका? उसने अपनी जैस्मिन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। जैस्मिन ने उस बच्ची के दोस्ताना अंदाज को देखते हुए कहा, मेरा नाम जैस्मिन है। उस बच्ची ने कुछ सोचते हुए अगला सवाल किया, सुंदर दीदी, क्या आप मैरिड हैं? उसका यह सवाल सुनकर जैस्मिन ईश्वरी के भैया को देखने लगी। उसे लगा कि उस आदमी ने ही बच्ची को यह सब सिखाया होगा। जैस्मिन की ऐसी नजरों को भांपते हुए उस शख्स ने कहा, ईश्वरी, किसी अनजान से ऐसे सवाल नहीं करते बेटा। फिर उस शख्स ने जैस्मिन से कहा, मिस जैस्मिन, आपने मेरी छोटी बहन को बचाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इस एड्रेस पर आ सकती हैं। कहकर उस आदमी ने एक कार्ड निकाला और उसे जैस्मिन की ओर बढ़ाया। जैस्मिन ने कहा, नो थैंक्स, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैस्मिन को मना करते देख उस आदमी ने कहा, मेरा नाम पार्थ व्यास है, आप जब कभी चाहे तो मेरी हेल्प ले सकती हैं। आपके लिए अब से मेरी सर्विस फ्री है। इतना कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला, ओह शिट सर्वाइस, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। मिस जैस्मिन को मेरी स्टूपिड बातें सुनकर गलत लग रहा होगा। ये सोचकर वो चुप हो गया। तभी उसने देखा कि जैस्मिन अपने सैंडल उतार रही है। उसे लगा कि जैस्मिन उसकी वाहियात बातें सुनकर उसे मारना चाहती है, तो उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और हाँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तभी उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने अपने आसपास के डरावने माहौल को देखकर कहा, आपने मुझे नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद बाकी सबको परेशान किया है। उसके कहने का मतलब उन लोगों से था जिन्होंने सभी क्रू मेंबर समेत डायरेक्टर पर भी गन तानी हुई थी। जैस्मिन की इस बात को सुनकर ईश्वरी ने कहा, सुंदर दीदी ने सब पार्थ भैया ने नहीं बल्कि डैडी ने किया है, और जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता वो यहाँ मौजूद किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर उसने आसपास देखा और फिर अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, मगर आप चिंता मत करिए प्यारी दीदी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उस बच्ची को इतना शांत देख जैस्मिन को अंदाजा लग गया था कि वो बच्ची ऐसे माहौल की आदी होगी। इसकी वो डर नहीं रही थी और शायद इसी माहौल से तंग आकर वो बच्ची भागी होगी। मिस जैस्मिन, मैं अंकल से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कुछ न करे। इतना कहकर पार्थ वहां से चला गया और वो जाकर एक कार में बैठ गया। फिर उसने उस बच्ची को देखते हुए पूछा, क्या डॉक्टर भैया आपको एक बार चेक करें? ईश्वरी ने अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए मुंह बनाया और कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बस बताओ कि डैडी कहाँ है, मुझे डैडी से मिलना है। डॉक्टर पार्थ ने कहा, आपके डैडी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम बिना बताए यहाँ आ गई थी। आज तुम्हें भी पनिशमेंट मिलने वाली है और मुझे भी। डॉक्टर पार्थ की बात सुन ईश्वरी ने कार से बाहर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं डैडी से पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी ये आपकी गलती है कि आपने एक छोटी बच्ची को आसानी से भागने दिया। क्लास तो अब आपकी लगेगी बिग ब्रदर। पार्थ ने उसकी बात सुनकर एक आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि गलती सिर्फ मेरी है। फिर उसने अपने प्यारे से चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल लाते हुए कहा, मुझे पता है डैड मेरी प्यारी आंखों को देखकर कभी मुझे पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। इतना कहकर वो पार्थ की लाचारगी पर हंसने लगी। काफी देर तक जब उसकी हंसी नहीं रुकी तो डॉक्टर पार्थ इरिटेटेड हो गया। तभी उसने देखा कि ईश्वरी अचानक से चुप हो गई और उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके एक्सप्रेशंस में अचानक आए बदलाव को देखकर डॉक्टर पार्थ ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का अचानक रंग कैसे उतर गया? ईश्वरी ने हैरानी भरी आवाज में ही कहा, पार्थ भैया, आपके 3 हाथ हैं, इसीलिए मैं काफी शौक हूं कि पहले मैंने आपके ये 3 हाथ क्यों नहीं देखे थे। पार्थ ने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने मुड़कर देखा तो सचमुच उसके कंधे पर किसी का हाथ था।
तभी पीछे से उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई। क्या मेरी बेटी ठीक है? अपने पीछे से आती ठंडक को महसूस कर पार्थ ने अपने मुंह की लार को गटक लिया और हकलाते हुए कहा, हाँ, ईश्वरी पूरी तरह से ठीक है। थैंक गॉड। उस एक्ट्रेस ने बिना ये जाने कि ईश्वरी आपकी बेटी है, उन्होंने उसकी अपनी जान पर खेलकर जान बचाई। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मुझे ही जाकर उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर उसने कुछ देर रुककर झिझकते हुए आगे कहा, आपने आज तक किसी को थैंक्स नहीं कहा, तो मुझे ही ये करना होगा। इतना कहकर पार्थ वहां से निकलने लगा। तभी उस ठंडी आभा वाले आदमी ने पार्थ के नाजुक कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से डरा दिया। पार्थ ने मदद की भीख मांगने के लिए ईश्वरी की ओर देखा, मगर उसे वो कार की शीट पर दिखाई ही नहीं दी। ईश्वरी के गायब होने पर पार्थ और घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, ईश्वरी अब कहाँ गई? उसके पीछे खड़े शख्स ने ठंडी आवाज में कहा, क्या लगता है तुम्हें कि वो मेरे यहाँ मौजूद होते हुए भी भाग सकती है? अपने पिता अविनय कपूर की आवाज सुनकर कार की शीट के नीचे छुपी ईश्वरी बाहर आई और उसने कार से बाहर कदम रखते ही अपने पिता के पैर को पकड़ लिया और उसे मासूमियत से देखने लगी। अविनय कपूर ने अपनी बेटी को पैरों से लिपटे देख उसे गोद में लिया और उसके बालों में हाथ फिराकर कहा, मुझे किसी को थैंक्स कहने की जरूरत है। ईश्वरी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नो डैड, आपने आज तक किसी से थैंक्स नहीं कहा है, इसीलिए मैंने सुंदर दीदी को थैंक्स कर दिया है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम ऐसा क्या? मगर आज तुम दोनों ही किसी की इतनी तारीफ कर रहे हो, तो मुझे देखना होगा कि वो लड़की कौन है। इतना कहकर वो मुस्कुराया। महीनों बाद अपने डरावने डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ईश्वरी डर गई। उसने पहले ऐसी स्माइल तब देखी थी जब एक मेड ने उसके कपड़ों पर जानबूझकर जूस गिरा दिया था। और फिर उस मेड के साथ क्या हुआ था, वो वाकया पूरे कपूर मैंशन को अच्छे से याद था। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को सुने।